हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर 10 है। इस लेक्चर नंबर 10 में आज हम करने वाले हैं जो भी मुगल कालीन प्रशासन व्यवस्था चल रहा था, जो भी मुगल कालीन शासन, चित्रकला, ये सब से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ज्यादा से क्वेश्चन यहीं से बनते हैं आपके पेपर में। यहीं पर चाहे आप दिल्ली सल्तनत देख लीजिए या आप ये देख लीजिए, यहाँ पर यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि वहाँ का प्रशासन क्या था, वहाँ की पुस्तकें कौन कौन सी लिखी गई थी, वहाँ की। यहाँ पर तो चित्रकला बहुत फेमस होता है मुगल काल में, ये बहुत पूछा जाता है। तो चलते हैं हम यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये सब वो घटना चक्र ही है। घटना चक्र को एक शॉर्ट नोट में बना दिया जाता है, लेकिन शॉर्ट नोट्स ये नहीं है, कुछ छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर हर चीजें आपको यहाँ पर रख दिया जाता है, इसीलिए शॉर्ट नोट्स क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा पीडीएफ हो जाता है। ये देखिए, पीडीएफ थोड़ा सा आपको लगेगा बड़ा है, लेकिन ये रिवीजन करने के लिए बेस्ट है। आप इस पीडीएफ को लेकर काफी कम समय में आप रिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा आपका जो चैप्टर होगा, सिख गुरु, जो सिख धर्म है उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं वो होगा। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात आपको बताना था। देखिए, काफी बच्चे कंफ्यूज होते होंगे कि पेपर कब होगा आरओ का। देखिए, मैं ऐसा वीडियो बनाता नहीं हूँ कि पेपर कब होगा कब नहीं होगा। पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ। देखिए, जो बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि हमारा पेपर दिसंबर में होगा या नवंबर में होगा, तो प्लीज ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत लोग कहते हैं नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा। अगर ऐसा आप सोचेंगे तो प्लीज आप सब ये सब सोच के अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि पेपर नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा, तो थोड़ा सा वो, मतलब ह्यूमन बीइंग का नेचर ही होता है कि थोड़ा सा रिलैक्स करने की सोचता होगा। तो प्लीज ऐसा मत सोचिएगा। आपका पेपर जून में ही है, ऐसा मान के चले के। मैं कोई डेट कंफर्म नहीं, जब तक आयोग की तरफ से कोई डेट ना आ जाए तब तक कुछ बताना संभव नहीं है कि कब पेपर होगा कब नहीं। लेकिन जून में आप मान के चलिए आपका पेपर होगा। बाई चांस 1% आपका जून में ना ही होगा तो आपका नवंबर में होगा, उसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर दिमाग में ये बैठा लिए कि आपका नवंबर में, दिसंबर में होगा, तो अगर जून में हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर आपका जो 1 डेढ़ साल का मेहनत है, क्योंकि 1 डेढ़ साल से पेपर रुका ही हुआ है, तो वो क्या हो, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए आप सोचिए कि 2 महीने पेपर बचा है। 2 महीने क्या, सिर्फ हमारे पास 60 दिन है। इस 60 दिन का टारगेट बना लीजिए डेली का, कि हमको क्या क्या करना है। उसी टारगेट के अकॉर्डिंग आप चलिए, क्योंकि अगर आपके दिमाग में आ गया तो आपका पेपर नहीं निकलेगा। अगर दिसंबर दिमाग में आ गया, दिसंबर जो भी बता रहा है वो आपको, या नवंबर बता रहा है, वो भ्रम में डाल रहा है। क्योंकि अगर नहीं पता है कि अगर जून में हो गया तो काफी बच्चों की लाइफ प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो यही बताना था। प्लीज आप नवंबर मत मानिएगा, सिर्फ जून मानिएगा। और जहां तक उम्मीद है जून में ही आपका पेपर होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिले हो गया है। अब सरकार इसको डिले नहीं करना चाहता, आयोग डिले नहीं करना चाहता। तो चलते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर आज जो आपका चैप्टर है, ये थोड़ा सा फैक्ट पर बेस है। तो हम थोड़ा फैक्ट जो है इसको याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी फैक्ट होंगे याद करना थोड़ा सा, देखिए, टफ नहीं होगा। आपको कहानी की तरह समझाएंगे ताकि याद हो जाए। तो चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। देखिए, मुगल कालीन प्रशासन में अगर हम एक बात करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट वहां पर क्या होता था, सबसे इम्पोर्टेंट जो पद होता, ओहदा होता था, वो क्या होता। जैसे आज के समय में हमारे यहाँ भारत में देखते होंगे, एक पोस्ट होता है सीडीएस का पोस्ट, देखते होंगे सीडीएस। तो सीडीएस का पोस्ट क्या होता है, भारत में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो पूरे सैन्य विभाग का प्रमुख माना जाता है। मतलब राष्ट्रपति तो होता है, उसके नीचे जो सीडीएस होता है वही होता है, तीनों सेनाओं का एक प्रमुख होता है। उसी प्रकार वहां पहले क्या था, मुगल कालीन व्यवस्था में, तो मुगल कालीन व्यवस्था में था आपका मीर बख्शी। मीर बख्शी ये क्या होता था, सैन्य विभाग का प्रधान होता था। याद रख लेंगे, सैन्य विभाग का अगर प्रधान पूछे कि मीर बख्शी होता था, ये याद रखिएगा। इसने क्या किया था, सरखत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर, एक सरखत नामक पत्र आता था,
उस पर हस्ताक्षर करता था। जैसे आज के समय में कोई आप कागज हुआ बनवाने जाते हैं तो उस पर जब तक एसडीएम या डीएम का सिग्नेचर नहीं होता है तब तक वो कागज मान्य नहीं होता। ऐसे ये भी होता है। सरखत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किसका होता था? मीर बख्शी का। और मीर बख्शी क्या कहते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो आपका, एक मिनट, हाँ, ये मीर बख्शी है। इसी मीर बख्शी के बारे में आपको दिया गया है। अब यहाँ लिखा गया है सैनिकों का मासिक वेतन निर्धारित करता था। कौन निर्धारित करता था? मीर बख्शी ही सैनिकों का मासिक वेतन निर्धारित करता था। प्रांतों के बख्शी इसके नियंत्रण में। देखिए मुगल कालीन व्यवस्था में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे विभाजित। जैसे आज हमारे आप देखेंगे राज्य होता है, ठीक है, थोड़ा सा हम धीरे चलेंगे, अगर आपको स्लो लगेगा तो प्लीज थोड़ा सा तेज कर लीजिएगा, स्पीड बढ़ा लीजिएगा, इस आपके ऑप्शन में आता है। यहाँ पर राज्य होता है, राज्य अभी हमारा होता है। राज्य के बाद क्या होता है? जिला होता है। जिला के बाद उसके नीचे क्या होता है? उसके नीचे आपका जिले के नीचे तहसील वसील ब्लॉक व्लॉक आ जाता है। तो ऐसे पहले क्या होता था? पहले प्रांत होता था, जो अभी हम राज्य कहते हैं। ऐसे इसको कैसे याद करेंगे? जैसे आप कहते हैं संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत मतलब क्या? उत्तर प्रदेश पहले संयुक्त प्रांत कहलाता था ना, तो ऐसे ही पहले प्रांत होता था, उसके नीचे क्या होता था? उसके नीचे सरकार होता था। सरकार जिसको हम क्या कहते हैं? सरकार जिसको हम क्या कहते हैं? जिला कहते हैं। और जिले से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आपके पेपर में बने हुए हैं कि सरकार किसको कहा जाता है। तो सरकार किसको कहा जाता है? जिले को। तो राज्य हमारा अभी होता है, तो अभी हमारा क्या, इसके बाद राज्य के बाद जिला आ जाता है। तो ऐसे पहले प्रांत होता था, तो प्रांत के बाद क्या होता था? सरकार होता है। अब सरकार के बाद यहाँ हमारे यहाँ तहसील हो जाता है। तो तहसील नहीं, तो जिले में कई तहसील में बटे होते हैं, एक जिले में दो चार तहसील होते हैं। तो ऐसे क्या होता है? सरकार के नीचे क्या होता है? सरकार के नीचे पहले, अभी तो तहसील होता है, तो पहले क्या होता था? सरकार के नीचे होता था परगना। ये याद रख लेंगे, क्या होता है? परगना। इसको या महल बोला जाता है। तो ये याद रख लेंगे कि ये जो सीक्वेंस होता है ऊपर से नीचे किस प्रकार से सीक्वेंस होता है। तो पहले प्रांत होता है, पहले मतलब होता था। अब इसके बाद सरकार होता था जिसको जिला कहते हैं। तो याद रखिएगा सरकार या जिला एक ही है। इसके बाद परगना या महल को बोला जाता है, ठीक है, महल वाली जो प्रथा आपको सुने होंगे, तो परगना या महल, तो ये याद रख लेंगे। तो यही कह रहे हैं प्रांतों के बख्शी इसके नियंत्रण में होते थे, ठीक है, तो याद रख लेंगे जो प्रांतों के बक्से होते हैं उसके नियंत्रण में होते हैं। किसके नियंत्रण में होते हैं? इसी के, मीर बख्शी। क्योंकि ये मीर बख्शी है, तो मीर बख्शी जो पूरे प्रांतों के बख्शी होते हैं उनको नियंत्रण। जैसे क्या होता है, जो एक सीडीएस होता है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, तो उसके सभी उसके नियंत्रण में होते हैं। तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं वो सीडीएस के उसमें होते हैं। तो ऐसे ये भी याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर सैन्य विभाग के वेतन के लिए उत्तरदायी होता है मीर बख्शी। तो मीर बख्शी, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मीर बख्शी सैनिक से रिलेटेड हर काम करता होगा। वेतन अधिकारी, अब देखिए जो सर एक जदुनाथ थे सरकार के, एक सर जदुनाथ मतलब हिस्ट्री सीजन थे, ये इन्होंने बताया था कि ये वेतना अधिकारी होता है, ये याद रखिएगा। नियमित और अस्थायी कार्य इसका नहीं होता है, मतलब एक ही कार्य में 100 कई काम दे दिए जाते थे, ठीक है, इसके मतलब इसके काम को अकॉर्डिंग कई कई काम दे दिए जाते थे। तो इसका कह रहे हैं कि इसका नियमित और अस्थायी कार्य नहीं होता। तो मीर बख्शी के बारे में इतना याद रख लेंगे कि यहीं से क्वेश्चन आपके बन जाता है। अब देखते हैं मीर बख्शी के बारे में। इसके बाद घुड़सवार सैनिक होते हैं। तो घुड़सवार सैनिक में दो याद रखेंगे, एक होते हैं आहदी। आहदी, आहदी क्या होते हैं? अब देखिए आहदी वो मत सोचिएगा, एक आहदी बोला जाता है जो कोई काम नहीं करता, आलसी लेजी वाला लड़का होता है, वो क्या होता है? आहदी होता है। और एक क्या होता है? आहदी के बाद क्या होता है? दाखिली। दोनों ही वर्ड याद रखेंगे, हर एक वर्ड याद रखेंगे। देखिए पढ़ने का मकसद क्या होता है? हर चीज याद रखिएगी, ये नहीं कुछ चीजें आप छोड़ दें, क्योंकि जो छोड़ते हैं वही पेपर में आता है। अब ये देखिए आहदी क्या होता है? बादशाह द्वारा नियुक्त सैनिक होते हैं। तो किसके द्वारा? अब जैसे उस समय अगर बादशाह मान लीजिए अकबर रहा होगा तो उसके इसके द्वारा क्या होते हैं? नियुक्त सैनिक होते, क्या कहलाते हैं? आहदी कहलाते हैं।
बादशाह के अंगरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। जैसे अभी क्या करेंगे, एसपीजी होते हैं, तो योगी जी के, सॉरी, प्रधानमंत्री जी के क्या होते हैं, मोदी जी के योगी, वो एसपीजी होते हैं। तो एसपीजी क्या होते हैं, देखते नहीं, जब मोदी जी चलते हैं तो उनके आगे पीछे एसपीजी ब्लैक, उसमें चश्मे में वो सब चलते रहते हैं, तो वो एसपीजी, तो वही होते हैं आहदी। आहदी बादशाह के अंगरक्षक के रूप में काम करते हैं। जो ये लेजी होते हैं लेकिन बादशाह के अंगरक्षक के रूप में काम करते हैं, याद रखेंगे। ये इनके लेजी पर, मतलब ऐसे याद करवाने के लिए आहदी होता है, बता रहा हूं बस। ठीक है, तो आहदी क्या होता है, ये बादशाह के अंगरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। तो अब आहदी के बारे में समझ में आ गया। अब देखिए दाखिली क्या होता है। दाखिली क्या होता है, बादशाह द्वारा भर्ती सैनिक होते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, बादशाह द्वारा भर्ती सैनिक होते हैं। मनसबदारों के नेतृत्व में ये कार्य करते हैं। तो मनसबदारों का जो नेतृत्व होते हैं उसमें काम करते हैं। जो मनसबदार नहीं बताया, इनको 500 मनसब दिया जाता है, इसको इतना मनसब दिया जाता है, 200 मनसब, तो ऐसे उनके जो मनसब होते हैं उनमें कार्य करते हैं। तो मतलब किसका ओहदा ऊपर हो गया, आहदी का ओहदा ऊपर हो गया, दाखिली का नीचे हो गया। ये याद रखिएगा। दाखिली ये याद रखिएगा, जो आपके ये सीआरपीएफ बीएसएफ ये सब इनको याद रख लीजिएगा प्रेजेंट टाइम में। और ये आहदी एसपीजी वालों को याद कर लीजिएगा। ऐसे ऐसे याद करेंगे जो प्रेजेंट टाइम से रिलेट करके, तो आपको ज्यादा याद होगा। मीर बख्शी याद रख लीजिएगा, सीडीएस याद रख लीजिएगा, और ये आहदी और दाखिली इन सबको याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम यहाँ पर, देखते हैं कुछ चीजें। और अब यहाँ पर जो कह रहा है कि अब मनसबदारी भी हो, जैसे यहाँ पर मनसबदारी अभी आपने पढ़ा होगा कि मनसबदारी होता क्या है। तो मनसबदारी देखिए, अब ये क्वेश्चन पूछा गया था, मनसबदारों की जो जो मनसबों की कुल संख्या कितना है, 66 है। लेकिन अगर व्यवहार में देखा जाता है कि व्यवहार में कितना है मनसबों की संख्या, तो व्यवहार में मनसबों की संख्या कितनी है, तो व्यवहार में मनसबों की संख्या आपका 33 है। 33 प्रचलित है, तो ये याद रख लेंगे कितना है, 33 व्यवहार में है। अब यहां पर देखते हैं, करें कभी कभी मशरूत, याद रखिए कभी कभी जो मशरूत होते हैं अथवा सशर्त पद होता है, ये याद रखिएगा। मशरूत, जिसको मशरूत क्या कहलाते हैं, सशर्त पद, मतलब शर्त के हिसाब से ये मनसबदारी प्रथा चलती थी। अब देखिए, अकबर अपने शासनकाल के 40वें वर्ष, मतलब उसका जो शासनकाल था वो 40वें वर्ष में जात व सवार की दोहरी व्यवस्था लागू की। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर ने अपने कौन से शासनकाल में जात और सवार की व्यवस्था लागू की, तो ये किस व्यवस्था लागू किया, अपने 40वें वर्ष में जाति और सवार की व्यवस्था लागू किया। आप यहाँ पढ़ के इसके बाद जाइएगा, क्वेश्चन जरूर करिएगा। कौन सा, जात और सवार की दोहरी व्यवस्था लागू किया किसने, ये अकबर ने। पहली क्या थी, पहली जो कोट थी, जात के अनुरूप सवार मिलते थे। दूसरी जो कोट थी, जाति के आधे या उससे अधिक सवार मिलते, जात के आधे या उससे अधिक सवार मिलते थे, ये याद रख लेंगे। इसके बाद तीसरी क्या थी, जात के आधे से कम सवार मिलते थे। तो ये मतलब कोट में डिवाइड किया जाता था। तो पहली कोट जात के अनुरूप सवार मिलते थे, दूसरी जात के आधे से अधिक सवार मिलते थे, तीसरी कोट जात के आधे से कम सवार मिलते थे। अब क्या होता था, सवार पद जात पद से कभी ऊपर नहीं हो सकता था। ये अच्छा है, याद रख लेंगे, मतलब अच्छा क्या, इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रख लेंगे। सवार जो पद होता है जात पद से कभी ऊपर नहीं हो सकता था। ठीक है, ये याद रखेंगे, मतलब सवार नीचे होता था और जात क्या होता था, ऊपर। तो आज भी झगड़े लड़ाई कहाँ होते हैं, जो जाति के ऊपर ही होते हैं, दंगे सब कहाँ होते हैं, जाति, ये सब प्रथाओं के ऊपर होता है। तो ये याद रखेंगे, सवार पद जात से कभी ऊपर नहीं हो सकता था। तो ऐसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट में आया हुआ है कि सवार पद जात से ऊपर कभी ऊपर। ये क्वेश्चन आप देखेंगे घटना चक्र में, यही क्वेश्चन पूछा था कि सवार पद जात से कभी ऊपर नहीं हो सकता, ये सही है। ठीक है, सैन्य और असैन्य अधिकारियों की एक ही सेवा संवर्ग में लाया जाता था। तो जो सैन्य और असैन्य अधिकारियों की को एक ही सेवा संवर्ग में लाया गया, ये याद रख लेंगे।
ठीक है। तो बस ये सब मनसबदारी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा जिसमें जाति सवार ये सब रख दिया गया था। पहले को जाति के अनुरूप सवार होते थे और दूसरे को जाति के अधिक, ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट यही है, सवार पद जाति से कभी ऊपर नहीं हो सकता था। अब चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर क्या करा है। यहाँ अब देखते हैं मदद ए मास क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मदद ए मास क्या होता है, जैसे क्या होता है, जो विद्वान होते हैं या जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं उनको दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि होती है, ये मदद ए मास होती है। जैसे अभी क्या कहे, अगर सरकार कह दे कि ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, ये बहुत बड़े धर्माचारी हैं, इनको जो जमीन दे दी जाएगी उस पे क्या होगा, टैक्स कुछ नहीं लगेगा, ये याद रख लेंगे। तो उस समय क्या होता था, अगर पूछे कि मदद ए मास आपको क्या इससे क्या जानकारी मिलती है, तो यही बताइएगा, ये जो विद्वान होते हैं, ये जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, उनको बादशाह के द्वारा जो आपको उनको दिया जाता था, बादशाह के द्वारा उनको जमीन दिया जाता था, उस पर कोई भी राजस्व कर नहीं लिया जाता था, राजस्व से वो मुक्त भूमि होती है। उसको क्या कहा जाता है, उसको सयूर गल कहा जाता है। इसको याद चाहे मदद ए मास कहिए या सयूर गल के याद रखिएगा। अब इसी में एक नाम आता है सद्र, याद रखिएगा। ये सद्र क्या करता है, दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण करता। तो मान लीजिए बादशाह ने इसको दान दे दिया, मतलब जो धार्मिक विद्वान है इनको दान दे दिया, तो ये क्या करते हैं, वो बादशाह क्या करते थे, एक अधिकारी नियुक्त करता था सद्र। तो सद्र क्या होता था, तो वो जो दान दी जाने वाली समस्त भूमि है उसी का निरीक्षण करता मतलब निरीक्षण करता था, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा क्या करता था, निरीक्षण करता था सद्र। स्थानांतरण का अभाव होता था, मतलब ये क्या कहता था कि ये भूमि आप किसी और को नहीं दे सकते हैं, तो मतलब जिसको दिया गया है उसी को, तो स्थानांतरण का ये अभाव है। अनुदान ग्राही के पास वंशा गुरुत्व से रहता है, तो याद रखिएगा, जैसे किसी को दे दिया जाए, अब उसी के जो वंश चलते रहते हैं उन्हीं को आएगा, ये नहीं कि और किसी को दे दिया जाए, मतलब किसी दूसरे को हस्तांतरण नहीं कर सकते, लेकिन उसके बच्चे बच्चे के बच्चे बच्चे को वो पा सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को दी जाने वाला राजस्व मुक्त भूमि यही है। अब देखिए हम बात करते हैं, सिक्के की बात करते हैं। सिक्के की अगर हम बात करते हैं तो सिक्के अगर अकबर के समय में और जहांगीर के समय में ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम टकसालों में क्या होता है, सोने चांदी और तांबे के सिक्कों की ढलाई होती थी, चाहे अकबर के समय की बात करें चाहे हम जहांगीर के समय की बात करें। अब देखिए अगर हम पहले अकबर के समय की बात करते हैं तो क्या होता है, अकबर के समय में क्या होता है, राम सीता की आकृतियों वाले सिक्के और राम सिया देवनागरी लेख से युक्त सिक्के मिले थे, तो ये याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है कि किसके समय में राम सीता और यहाँ पर राम सीता और राम सिया देवनागरी लिपि से युक्त सिक्के मिले थे, तो अकबर के समय में। दाम क्या होता था, दाम क्या होता था, तांबे का सिक्का होता था, 1 रुपया में 40 दाम होता था। तो दाम पूछा गया था कि दाम क्या होता था, तो दाम क्या होता था, ये तांबे का सिक्का होता था और 1 रुपये में 40 दाम होते थे। ये अकबर के बारे में राम सीता, क्योंकि अकबर थोड़ा सा सहिष्णु व्यक्ति था, मतलब वो बादशाह था, तो ये याद रखिए उसके बारे में, ये थोड़ा सा याद रख लेगा, राम सिया राम सीता किसके, अकबर के। अब यहाँ पर देखते हैं जहांगीर की बात करते हैं। जहांगीर जो सिक्कों की आकृति याद रखिएगा, सिक्कों पर जहांगीर की आकृति अंकित थी, कुछ सिक्कों पर जहांगीर के साथ नूरजहां का भी नाम अंकित मिलता है, और हाथ में शराब का प्याला लिए हुए आकृति अंकित होती है, ये याद रखिएगा जहांगीर के सिक्कों में। तो ये याद रखिएगा, सिक्कों पर जहांगीर की जो सिक्का बनता था यहाँ जहांगीर के शासनकाल में, उसमें जहांगीर रहता था, कुछ सिक्कों में जहांगीर के साथ नूरजहां का नाम आता है, ठीक है। तो ये जहांगीर की बेगम नूरजहां, तो जो नूरजहां का भी नाम आता है, और हाथ में शराब का प्याला लिए हुए आकृति अंकित होती है जहांगीर के समय की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये समझ जाइएगा, क्योंकि हो सकता है किसी बार पूछ ले कि शराब का प्याला लिए हुए किसको सिक्कों पर आकृति निर्मित होती है, तो ये जहांगीर की, तो ये याद रख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर जो मतलब युद्ध है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जैसे कहा बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। और सरनाल का युद्ध 1572 ईस्वी में हुआ था। धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ था। और जजायु का युद्ध 1707 में हुआ था। अब देखिए यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं चौसा का और यहाँ पर बिलग्राम का, मतलब बिलग्राम या कन्नौज का इसको भी बोला जाता है। तो कन्नौज का या आपका बिलग्राम का ये युद्ध 1540 में हुआ था। और लेकिन अगर चौसा की बात करें हैं तो चौसा का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 1539 में हुआ था। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। और बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में हुआ था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता। पहला वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरनाल का युद्ध 72 में हुआ था। धर्मत का युद्ध 1658 में। जजायु का युद्ध 1707 में हुआ था। इनका कालक्रम याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर जो फैक्ट दिया है क्या है? फैक्ट दिया है औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया। तो ये जो धर्मत का युद्ध है 1658 वाला, यही है। अब धर्मत स्थित कहाँ है? तो धर्मत कहाँ पर स्थित है? तो धर्मत आपका कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस में पूछा गया था कि धर्मत है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में है, जिसमें औरंगजेब ने जोधपुर के जसवंत सिंह को 1658 में क्या पराजित किया था। अब यहां लिखा गया है मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो सुलेमान सिको है। इन्होंने क्या किया था? इसने क्या श्रीनगर के गढ़वाल में आश्रय लिया था। औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी, तो वो कौन था? ये अकबर था। अब ये वो वाला अकबर मत सोचिएगा महान अकबर, ये अलग जो ये उत्तर मुगल काल है उसमें है। तो ये औरंगजेब का ही ये पुत्र था जिसने क्या किया था? अपने पिता के जो स्थिति को दुर्बल कर दिया था। ये किसको? राजपूतों के विरुद्ध युद्ध करके। तो ये याद रख लेंगे। अब यहाँ लिखे 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार कर लिया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? ये याद रखिएगा। उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह गोलकुंडा का शासन था। ये याद रखेंगे। अब देखिए एक फैक्ट और है, दो तीन करें। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? ये इंपॉर्टेंट है कि औरंगजेब द्वारा जो जिहाद चलाया जाता है उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ क्या है? दारुल उल हर्ब को दार उल इस्लाम में परिवर्तित करना। तो हर्ब को किस में करें? इस्लाम में परिवर्तित करना। ऐसे याद कर लीजिए सिर्फ इतना कि औरंगजेब द्वारा जो चलाए गए जिहाद का अर्थ। देखिए औरंगजेब से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बने हैं इस बार आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जो चीजें सुर्खियों में आती है, वो चाहे आईएएस का पेपर देने जा रहे हो चाहे पीसीएस का पेपर देने जा रहे हो, वो जरूर पेपर में आ जाता है। तो याद रखेंगे औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ होता है? दारुल हर्ब को, जो कि हर्ब है ना, हर्ब को इस्लाम में परिवर्तित करना। दारुल तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, अब इसमें इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया। तो औरंगजेब द्वारा, इसलिए मैं औरंगजेब वाला जो भी क्वेश्चन रहता है उसको बहुत सही मतलब अच्छे से बताता हूँ, ताकि इस बार हो सकता क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा सुर्खियों में है औरंगजेब। मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। ये सही है। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर करती थी। जैसे पिछले जो पहले जितने भी शासक ये बादशाह ये सब थे, कोई संविधान नहीं था, कोई मतलब कानून नहीं था कि अगर कोई कुछ गलत काम करता है, मतलब किसी को मारता है, तो कोई सजा देने वाला कुछ नहीं होता था। क्या होता था? ये पूरी तरह से सैनिक पर ही बेस होता था। तो जब संविधान नहीं था तो मतलब एक तरह से हर चीजें सैनिक के ही जिम्मेदारी होती थी, चाहे उस राज्य में। तो याद रखेंगे मुगल साम्राज्य भी उसी तरह था कि मूल रूप से सैनिक एक राज्य था और केंद्रीय शासन व्यवस्था विकास की प्राण शक्ति क्या थी? सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। ये आपके क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है।
अब देखिए, आदि वह घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, किसी सरदार के साथ आने को संलग्न नहीं किया। सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल होता है। तो आहदी हमने क्या बताया था? आहदी बोला था एसपीजी। तो एसपीजी आसन्न कर्नल होता था। जैसे एसपीजी के जो मतलब एसपीजी सिर्फ किसकी बात मानेगा? मोदी जी की ही बात मानता है। और कोई किसी के मतलब और कहीं आप एसपीजी नहीं देखेंगे कि और किसी के साथ एसपीजी है। तो एसपीजी सिर्फ किसके साथ रहते हैं? एसपीजी सिर्फ प्रधानमंत्री, वही आहदी है। तो आहदी सिर्फ किसके साथ? बादशाह के साथ रहते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा होगा मेरा बताने का तरीका कि ऐसे याद हो रहा है, तो प्लीज आप शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों में भी ये। और देखिए यहाँ पर हर हर चीजें आपको कंप्लीट करवाई जाती है। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दी जाती है। आप जितना भी आप सब्जेक्ट देखेंगे सभी सब्जेक्ट लगभग कंप्लीट करवा दिया गया है। इसी का एक चैप्टर और बचा है आपका, ये मतलब मिडाइवल हिस्ट्री का एक वीडियो और आएगा। इसके बाद आपका मिडाइवल हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे? इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स पूरी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मुगल प्रशासनिक शब्दावली में जो माल होता है, माल प्रतिनिधित्व करता है। तो माल भू राजस्व का प्रतिनिधित्व करता है। मध्यकालीन भारत में ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ था। यह क्या था? तो चकला क्या था? सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई, लेकिन सरकार के समनार्थी नहीं था। अभी हमने ऊपर बताया था क्या? सरकार क्या था? सरकार जिले को बोला जाता है। ये याद रख लेंगे, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि सरकार किसको बोला जाता है। तो सरकार किसको, जैसे आपके उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो ये क्या होता है? सरकार जो जिले को बोला जाता है, ये याद रख लेंगे। सूबा और ये परगना के बीच का एक इकाई है। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, जो सूबा होता है और परगना उसी के बीच की इकाई है, लेकिन सरकार के समनार्थी नहीं। ये मत समझिएगा कि ये जो चकला होता है ये आपका सरकार है। सकला चकला सरकार नहीं है। इसी बीच में ये भी क्षेत्र, जैसे अभी कई बटे हुए है, कई ब्लॉक बोला जाता है तो कई तहसील। ये सब ऐसे ऐसे वहां भी चकला एक शब्द हुआ था। तो ये याद रख लिया, मतलब इसी सूबा उबा से रिलेटेड ये भी है। अब यहां पर देखते हैं बादशाह और दीवान। अकबर के जो बादशाह, अकबर बादशाह थे, उसके दीवान मुजफ्फर खान था। ये याद रख लेंगे। जहांगीर का गियास बेग और इतमातुद्दौला जहांगीर के दीवान थे। शाहजहां के सादुल्ला खान जी दीवान थे। औरंगजेब का असद खान, ये असद खान नाम याद रख लेंगे। औरंगजेब कहीं भी देखिए हर चीजें अब याद करेंगे। दारुल हर्ब हर्ब को इस जिहाद को मतलब वो औरंगजेब के जिहाद का क्या अर्थ है? दारुल हर्ब को इस्लाम में कन्वर्ट किया था। और औरंगजेब का जो दीवान था वो क्या था? असद खान था औरंगजेब का दीवान। कह रहा है सत्य कथन क्या है? अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य में सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया था। तो किसने? अकबर ने शेरशाह की तरह, मतलब शेरशाह भी करता होगा नियमित सिक्कों का प्रचलन। शेरशाह की मुद्रा पद्धति में समान और अकबर की के समय की ताम्र मुद्रा के पर सिक्का दाम था। तो याद रखिएगा, ये याद रखिएगा कि ये कई बार पूछा गया, अकबर के समय की ताम्र मुद्रा क्या था? ये दाम था। ये याद रखिएगा, दाम मतलब ताम्र मुद्रा। ताम्र भी आपका यहाँ, ठीक है। तो ये दाम और ताम्र याद रखिएगा, अकबर। अब यहां पर देखते हैं लिखा गया मुगल काल के दौरान, पिछले शासन काल के दौरान ढाले गए सिक्कों को क्या कहा जाता था? खजाना कहा जाता था। मुगल काल के दौरान, पिछले शासन काल के दौरान ढाले गए सिक्कों को, जैसे याद रखिए, मान लीजिए जहांगीर का शासन काल चल रहा है, इसके पिछले क्या? अकबर का शासन काल आया। तो अकबर के जो सिक्के को उसको खजाना बोला जाता है। तो ये याद रखेंगे, पिछले शासन काल को के सिक्कों को खजाना। वह बंदरगाह जो मुगल शासन के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था, तो वो सूरत बंदरगाह। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मक्का का द्वार किसको कहा जाता है? तो मक्का का द्वार किसको कहा जाता था? बाबुल मक्का। ये याद रखिएगा, वह बंदरगाह जो मुगल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार सूरत बंदरगाह कहा जाता था। ये याद रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्योंकि यहाँ से व्यापार बहुत ज्यादा होता था, तो अभी भी जब व्यापार यहीं से ज्यादा होता, तो इसीलिए बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था। और मक्का से मतलब पास भी पड़ता था इस साइड, मतलब जैसे ये प्यारा भारत है आपका, तो ये आपका ये ऐसा, ठीक है।
अब यहाँ पर देखते हैं जिला। जिला मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता, तो ये अभी हमने ऊपर ही बताया है, इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने की। 2009 में क्वेश्चन आया था। प्रांत सबसे ऊपर होता है, तो प्रांत के बाद क्या होता है, जिला होता है। अब जिला, क्या प्रांत कई जिलों में बटा होता है? जिला अभी बोला जाता है, पहले सरकार बोला जाता है, तो प्रांत कई सरकारों में बटा होता है। और फिर कई सरकार जो होते हैं वो परगना में बटे होते हैं या महल में बटे होते हैं, ये याद रख लेंगे। तो ये कई जो आपके सरकार होते हैं या जिले होते हैं वो कई परगना या महल में, तो अब आपको समझ में आ गया ना, ऊपर से नीचे प्रांत होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश प्रांत हो गया एक, इसमें जिले कई कई हो गए, मान ली लखनऊ जिला हो गया, फिर लखनऊ से परगना और महल हो गया। तो बस इतना याद रखे। मुहतसिब क्या था, ये याद रखे। मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी था। अब लोक आचरण अधिकारी की क्या जरूरत पड़ी कि अकबर के शासनकाल में हर चीज पर मदिरा पर प्रतिबंध, तंबाकू, ये सब हर चीज पर जो प्रतिबंध लगाया जाता था, जो किस मतलब मुगल काल में, तो उसमें क्या होता था, एक मुहतसिब नियुक्त किया जाता था। ये देखता था कि क्या क्या चीजें जो मतलब बैन किया गया है, कहीं वो इनलीगल तरीके से तो नहीं चल रहा है। जैसे क्या होता है, बिहार में शराब बंद है लेकिन कहीं कहीं इनलीगल तरीके से उसका व्यापार करते हैं लोग, तो क्या करते हैं, तो उसी के लिए एक क्या मुहतसिम नियुक्त किया गया। लोक आचरण अधिकारी था ये। जन आचरण के निरीक्षण का विभाग का प्रधान था ये। जन आचरण, लोगों को आचरण देखा जाता है, आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री, वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। ये याद रख लीजिएगा, मतलब अकबर अच्छा काम कर रहा था। चकला सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के शरणार्थी नहीं था। ऊपर ही पड़े हैं, यूपीपी से 2018 का ये क्वेश्चन है। चकला, तो चकला वर्ड याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले। अब देखिए, दीवाने तन, ये क्या करता था, दीवाने तन जागीर व वेतन को देखने का काम कौन करता था, तो दीवाने तन करता था जागीर व वेतन देखने का काम। ये हो गया। मुस्तफी मुस्ताफी क्या करता था, राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता था। ये याद रखिएगा, वित्त मंत्रालय हो सकता है ये वित्त मंत्री, तो राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता था। मुशरिफ कार्यालय को संभालने का काम करता था, तो मुंशी नहीं, उसी से बना है मुशरिफ। तो मुंशी नहीं देखते, मुंशी कार्यालय में रहते हैं, तो वैसे ही याद रखिएगा, मुशरिफ या मुंसरिफ, मुंशी कार्यालय को संभालने। देखिए कुछ वर्ड आ जाए तो उसी से याद। अब देखिए यहाँ मुस्ताफी लिखा गया है, मुस्ताफी, तो असरफी याद रखिएगा, असरफी, इसी से मुस्ताफी से असरफी याद रखिएगा कि आय बे कहाँ होगा, जब असरफी होगी, असरफी मतलब धन दौलत, तो ये याद रखिएगा। और दीवाने तन जागीर व वेतन को देखना। वाकिया नवीस, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वाकिया नवीस क्या होता है, प्रमुख घटनाओं और व फरमानों को सूचीबद्ध करना। ये क्या होता है, वाकिया नवीस का होता है, मतलब ये क्या कर सकते हैं, जो प्रमुख घटना होता है या फरमान होता है, मतलब ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत अभी आ जाता है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन वाकिया नवीस। अब देखिए, अकबर ने राम सीता और आकृतियों राम सिया देवनागरी लिपि में कुछ सिक्के चलाए थे, तभी हमने ऊपर बताया था। मुगल काल में तांबे का सिक्का दाम होता था। बटाई लगान निर्धारण का एक तरीका होता था। तो ये क्वेश्चन अच्छा है। बटाई क्या होता है, लगान निर्धारण का तरीका होता है। अकबर के समय भू राजस्व वसूली पद्धति का आधार क्या था, हल की संख्या। देखिए हल की संख्या जैसे क्या होता था, जितना हल होता, अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज क्या करते थे कि जमीन दे देते थे, इसके बाद देखते थे कितना जमीन है, उस पर राजस्व वसूली करते थे। अब अकबर के समय क्या होता था, हल की संख्या होती थी, जितना हल है उतना क्या होता है, भू राजस्व वसूली किया जाता है। तो हल की संख्या याद रखिएगा। अकबर, तानसेन का मकबरा कहाँ है, तो ग्वालियर में मकबरा है। मूल नाम क्या था तानसेन का, तो राम तनु पांडे था इनका नाम। किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया, तो भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने दिया था अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण। कौन हिंदुस्तानी संगीत क्षेत्र में
यह क्वेश्चन अधूरा रह गया। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन था कि कौन हिंदुस्तानी ये 2021 में क्वेश्चन आया था, आरओ आरओ मेंस में आया था। तो पूछा गया था हिंदुस्तानी जो संगीत होता है उसके क्षेत्र में कौन कौन से लोग महान थे इस समय। तो यहाँ पर हिंदुस्तानी अगर क्षेत्र में जो महान की बात करते हैं तो इसमें कौन थे, राजा मान सिंह तोमर। मैं लिख देता हूँ, राजा मान सिंह तोमर। ये आपका आर ओ 2021 में आया मेंस में। तोमर ये हिंदुस्तानी संगीत के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। और ये दूसरा कौन थे, दूसरा तानसेन याद रखिएगा, जो अभी हम ऊपर बताए हैं तानसेन। तीसरा क्या याद रखेंगे, सदा रंग अदा रंग, ये याद रखेंगे, सदा रंग और अदा रंग, अदा रंग ये थे। ये तीनों का नाम याद रख लेंगे, कौन थे, सदानंद, अदानंद और तानसेन और राजा मानसिंह तोमर, ये हिंदुस्तानी संगीत के लिए प्रसिद्ध थे। अब यहाँ पर देखते हैं तेरे मुगलों की अदालती भाषा क्या थी। तो मुगलों की अदालती भाषा फारसी थी, ये याद रख लेंगे। मासिर ए आलमगीरी की रचना किसने की थी, साकी मुस्तैद खां की ये रचना है। किसकी, साकी मुस्तैद खां की रचना है। फतूह ए आलमगीर, ये अच्छा क्वेश्चन है, ईश्वर दास नागर की रचना है। फतूहात ए आलमगीरी, ये याद रख लेंगे। खुलासत उत तारीख, सुजान राय भंडारी की ये रचना है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम, ये थोड़ी सी रचनाएं, अभी रचनाएं और आएंगी। अब यहाँ लिखते हैं मुगल कालीन संगीत व चित्रकला की हम बात करते हैं, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब देखिए अगर मुगल कालीन संगीत की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट नाम किसका आता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है तानसेन का। क्योंकि तानसेन ये, देखिए तानसेन के बारे में अगर हम क्या कहें, ये कहते हैं कि ये ध्रुपद गायक थे। ये याद रख लेंगे कौन से टाइप के गायक थे, ये ध्रुपद गायक थे। और ये अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ भी थे। इनका नाम क्या था, राम तनु पांडे, अभी हमने बताया है इनका मूल नाम क्या था, राम तनु पांडे। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, कौन, ये जो तानसेन है अकबर के 9 रत्नों में से एक है। ये अकबर के दरबार से पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में ये को सुशोभित करते थे। तो अकबर से पहले ये रीवा के राजा रामचंद्र, अभी ऊपर ही बताया है। उपाधि अकबर द्वारा प्रदत्त कंठभरण विलास की उपाधि, ये याद रखिएगा, कंठभरण वाड़ी विलास, कंठभरण वाड़ी, वादी नहीं वाड़ी, वाड़ी विलास की उपाधि इसने धारण किया था, इन्होंने धारण किया। तो तानसेन के बारे में क्या क्या याद रखिएगा, कंठाभरण वाली विलास का उपाधि धारण किया था। ये अकबर के दरबार से पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में अकबर के नवरत्नों में से एक थे। मूल नाम राम तनु पांडे था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ ध्रुपद ये गायक थे। अब देखिए औरंगजेब की बात करें, संगीत इस्लाम विरोधी पर पाबंदी लगा दिया था। इसने क्या किया था, ये कहता था कि संगीत क्या है, ये इस्लाम विरोधी है, तो इसने क्या किया था, पाबंदी लगा दिया था। स्वयं कुशल बूढ़ा बीड़ा वादक था ये, कौन, ये स्वयं कुशल बीड़ा वादक कौन था, औरंगजेब, याद रख लेंगे, स्वयं कुशल बीड़ा वादक था। और मोहम्मद शाह रंगीला था, ख्याल गायन का लोकप्रिय था। तो ये याद रखिएगा, ये इसका होगा। और ये जो मोहम्मद शाह रंगीला है ये ख्याल गायक का लोकप्रिय था, ख्याल गायक में लोकप्रिय था। तो कौन है, मोहम्मद शाह जो रंगीला है वो ख्याल गायन में लोकप्रिय है, स्वयं एक कुशल बीड़ा वादक है। इस्लाम जो विरोधी था ये कौन था, औरंगजेब। तो औरंगजेब के बारे में सिर्फ ये दो ही चीज याद रखिएगा, कुशल बीड़ा वादक कौन है, औरंगजेब। इस्लाम विरोधी संगीत, वो संगीत विरोधी कौन था, ये संगीत विरोधी था औरंगजेब। कहा था ये इस्लाम विरोधी है संगीत, ये याद रखेंगे। और मोहम्मद शाह जो रंगीला था ये क्या था, ये ख्याल गायक का लोकप्रिय था, तो ख्याल गायक को लोकप्रिय बनाया। अब यहाँ पर देखिए चित्रकला, चित्रकला के बारे में अगर हुमायूं के चित्रकार के बारे में याद रखते हैं, अगर हुमायूं का चित्रकार कौन था, मीर सैयद। यहाँ पर ये याद रखिएगा क्योंकि चित्रकार से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो हुमायूं के चित्रकार क्या है? मीर सैयद अली, ये कौन थे? हुमायूं के चित्रकार थे। और ख्वाजा अब्दुस इस्मद, ये किसके चित्रकार थे? ये भी हुमायूं के चित्रकार थे। तो हुमायूं के चित्रकार कौन कौन थे? तो हुमायूं के चित्रकार थे मीर सैयद अली, हुमायूं के चित्रकार थे। ख्वाजा अब्दुल इस्मद, ये हुमायूं के चित्रकार थे। अकबर के चित्रकार के रूप में अगर याद रखेंगे, दसवंत, आत्महत्या कर लिया था इसने। और बसावन, अकबर का चित्रकार वो ये दसवंत और बसावन। तो यहाँ पर आपका कैसा क्वेश्चन जानते हैं आता है कि वहां पर ये जैसे पूछ लिया दसवंत किसके चित्रकार थे या अकबर के चित्रकार कौन थे, तो वहां पर अकबर के दसवंत दिया जाएगा, मीर सैयद अली दिया जाएगा और अब्दुल असमद दिया जाएगा। तो ऐसे आपको बताना पड़ेगा दसवंत थे। तो अकबर, दसवंत, बसावन, जो ये याद रहे, दसवंत, बसावन और मीर सैयद अली, ख्वाजा ख्वाजा अब्दुल इस्मद, ये हुमायूं के चित्रकार थे। ये याद रख लेंगे। अब चलते हैं, देखते हैं हुमायूं हो गया, अकबर हो गया। अब उसका जहांगीर का चित्रकार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चित्रकार में भी जहांगीर भी आगे, सबसे आगे था। जहांगीर का चित्रकार क्या था? अब्दुल हसन। अब्दुल हसन किसके चित्रकार थे? जहांगीर की। इनको उपाधि क्या दिया गया था? नादिर उल जमा की उपाधि इनको मिली थी। किसकी उपाधि? नादिर उल अब्दुल हसन, इनको नादिर उल जमा की उपाधि मिली थी। अब अन्य तत्व जो जहांगीर से संबंधित थे, मतलब ये देखिए दो चीजें होती हैं यहाँ पर। ये अब्दुल हसन थे और एक उस्ताद मंसूर भी थे। ठीक है, यहाँ लिखा गया है कि नहीं? ये नहीं, यहाँ तो नहीं लिखा गया, लेकिन ये दो याद रखिएगा। अब्दुल हसन, ये अबुल हसन, ठीक है, अबुल हसन ये थे। और एक नाम याद रखिएगा, उस्ताद मंसूद, उस्ताद मंसूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। उस्ताद मंसूर, ये इनको किसकी उपाधि मिली थी? नादिर उल असर की उपाधि। यहाँ जमा याद रख लीजिएगा, जमा अबुल हसन को उपाधि मिला था, ये याद रखिएगा। और उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर का, यहाँ असर लिख दीजिएगा, बस वही होगा। असर की उपाधि किसको मिली थी? उस्ताद मंसूर। और अबुल हसन और उस्ताद मंसूर, ये दोनों किसके चित्रकार थे? ये दोनों जहांगीर के चित्रकार थे, ये याद रख लेंगे। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन जहांगीर के चित्रकार थे। ये अन्य तथ्य, जहांगीर मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग अगर किसको कहा जाता है, तो जहांगीर का शासनकाल जो था मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग। जैसे स्थापत्य कला का अगर स्वर्ण युग किसको बोला जाएगा, तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसको बोला जाएगा? शाहजहां के शासनकाल को। अगर चित्रकला का स्वर्ण युग किसको बोला जाएगा? जहांगीर के शासनकाल को। चित्रकला का कुशल पारखी कौन था? स्वयं जहांगीर था, ये याद रख लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर, फारसी मुगलों की राजभाषा थी। नास्तलिक क्या था? फारसी लिपि थी। अगर पूछे जाए कि जैसे हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि आप बताते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फारसी की लिपि क्या है, और पूछ लिया नहीं जाए, पूछा गया है कि फारसी की लिपि क्या है, तो फारसी की लिपि क्या है? वो नास्तलिक लिपि है, ये याद रखिए। क्या है? नास्तालिक। और फारसी मुगलों की राजभाषा थी। अब यहाँ पर देखते हैं मुगल कालीन साहित्य के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं। अब पहला नाम क्या, अगर आप साहित्य की बात करते हैं तो पहला नाम आता है बाबर की पुत्री का नाम, बाबर की पुत्री। अब बाबर की पुत्री कौन थी? तो बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। तो बाबर की पुत्री कौन थी? गुलबदन बेगम। और ये हुमायूं की क्या थी? बहन थी। बाबर की पुत्री हुई थी, हुमायूं की बहन हुई। अब प्रसिद्ध रचना इनका क्या था? हुमायूं नामा। अब हुमायूं नामा में वर्णन किसका किया गया है? जो ये गुलबदन बेगम है या हुमायूं की बहन है, इनकी जो रचना है क्या है? ये हुमायूं नामा है। और इनकी जो हुमायूं नामा में लिखा क्या गया है? बाबर और हुमायूं का इतिहास लिखा गया है। तो बाबर और हुमायूं का जो इतिहास है उसमें हुमायूं नामा में लिखा गया है। हुमायूं और कमरान के मध्य युद्ध का क्या हुआ है? वर्णन किया गया है, ये याद रख लेंगे। अकबर के आदेश पर ये लिखा गया है। किसके आदेश पर? अकबर के आदेश पर ये लिखा गया है। तो बाबर और हुमायूं का इतिहास है, हुमायूं और कमरान के मध्य युद्ध का वर्णन है, अकबर के आदेश पर लिखा गया। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ लेखक और पुस्तक देख लेते हैं, कौन कौन से लेखक है और पुस्तक है। लिखा गया है निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद की बात करते हैं तो
इनकी पुस्तक कौन सी थी? इनकी पुस्तक है तबकात ए अकबरी। किसकी है? निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक है तबकात ए अकबरी। तो अकबरी याद रखिएगा, निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक है। अब यहां पर देखते हैं कि कह रहा है अब्बास खां सरवानी। तो अब्बास खां सरवानी की अगर पुस्तक देखें तो तारीख ए फिरोज शाही इनकी पुस्तक है। क्या पुस्तक है? तारीख ए फिरोज शाही इनकी पुस्तक है। हसन निजामी, हसन निजामी की पुस्तक है ताज उल मासिर। याद रखिएगा, ताज उल मासिर किसकी पुस्तक है? ये हसन निजामी की पुस्तक है। ख्वांद मीर किसकी है? कानून ए हुमायूनी किसकी पुस्तक है? ख्वांद मीन की पुस्तक क्या है? कानून ए हुमायूनी। याद रख लेंगे, इनकी पुस्तक है। मिर्जा मोहम्मद काजिम, मिर्जा मोहम्मद काजिम इनकी पुस्तक है आलमगीर नामा। अच्छा क्वेश्चन है, आलमगीर नामा किसका है? मोहम्मद मिर्जा मोहम्मद काजिम का। गुलाम हुसैन, अब देखिए गुलाम हुसैन की पुस्तक है सियार उल मुख्तरीन। किसकी पुस्तक? गुलाम हुसैन के सियाल उल मुख्तरीन। अब यहां लिखा गया है मोतामिद खां। तो मोतमिद खां, मोतमिद की खां के इकबाल नाम ए जहांगीरी। तो इनकी पुस्तक है इकबाल नाम ए जहांगीरी, इकबाल नामा याद रखिए, इकबाल नामा ए जहांगीरी, मोतामिद खान। चंद्रभान ब्रह्मान इनकी पुस्तक क्या है? चमन बहार इनकी पुस्तक है। चंद्रभान ब्रहान की पुस्तक चमन बहार है। इनायत खां, इनकी इनायत खां की जो पुस्तक है शाहजहां नामा। तो इनायत खां की पुस्तक क्या है? शाहजहां नामा। मोहम्मद सलेह है, मोहम्मद सलेह इनकी पुस्तक क्या है? आलम ए सलेह इनकी पुस्तक है। मोहम्मद सलेह की पुस्तक क्या है? आलम ए सलेह इनकी पुस्तक है। भीमसेन, भीमसेन की पुस्तक है नुस्खा ये दिलकुश इनकी पुस्तक है। तो भीमसेन की पुस्तक क्या है? नुस्खा ये दिलकुशा। ठीक है, तो याद रखेंगे नुस्खा ये दिलकुशा। नाम भी अजब तरीके से है सबके। ठीक है, तो ये याद रख लीजिए, यहाँ से जो भी क्वेश्चन है पुस्तक है ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए अब्दुल हामिद लाहौरी की पुस्तक क्या है? पादशाह नामा। अब्दुल, ये इंपॉर्टेंट है, ये इनकी पुस्तक है। पंडित जगन्नाथ इनकी पुस्तक है रस गंगाधर और गंगा लाहरी। तो गंगा लाहरी और रस गंगाधर किसकी पुस्तक है? पंडित जगन्नाथ की। केशव दास की क्या पुस्तक है? तो केशव दास की रामचंद्रिका और रसिक प्रिया इनकी पुस्तक है। केशव दास की क्या पुस्तक है? रामचंद्रिका रसिक प्रिया। अबुल हसन, ओ अबुल फजल की ये इंपॉर्टेंट है अकबर नामा, जिसको आईने अकबरी कहा जाता है। तो अकबरनामा किसकी है? अब यहाँ जितने भी है तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों याद कर लीजिएगा। तो अबुल फजल अकबरनामा। अब देखिए मुगल कालीन कुछ विदेशी यात्री भी आए थे मुगल काल के समय में। तो पहला नाम अगर हम याद करते हैं तो टैवर्नियर, टैवर्नियर ये किसके शासनकाल में आया था? शाहजहां के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। किसने किया था? टैवर्नियर किया था। पेशे से या क्या था? पेशे से जौहरी था। 6 बार पूर्व की यात्रा ये कर चुका था। इसकी पुस्तक क्या था? द सिक्स वायजेस। याद रखिएगा, वायजेस ऑफ जॉन बपिस्टा ट्रेवनियर इसकी पुस्तक ये है। द सिक्स वायजेस ऑफ जॉन बपिस्टा ट्रेवनियर। 6 बार पूर्व की यात्रा कर चुका है। पेशे से जौहरी था। शाहजहां के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। ट्रेवनियर के बारे में यह याद रखेंगे। और किसके बारे में याद रख लेते हैं? विदेशी यात्री एक निकोलो मनुची के बारे में याद रखिएगा। निकोलो मनुची क्या था? यह एक इतावली यात्री था। ठीक है, दारा सिकोह की सेवा में तोपची के रूप में ये आया था। किसके सेवा में? दारा सिकोह के सेवा में तोपची के रूप में आया था। बाद में चिकित्सक का पेशा इसने अपना लिया। इसके संस्मरण क्या है? तो इसके संस्मरण है सटेरियो द मोगोर। सटोरियो द मोगोर इसका संस्मरण है। उपनाम क्या है? 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण इसी को कहा जाता है। जो सटोरियो द मोगोर है इसको 17वीं शताब्दी का भारत का दर्पण पुस्तक कहा जाता है। तो निकोलो मनुची याद रखिएगा, दारा सिकोह की सेवा में आया था तोपची के रूप में। और देखिए यहाँ पर
ये पूछा गया था एक बार क्वेश्चन कि सबसे पहले यात्रा करने वाला अंग्रेज कौन था। तो सबसे पहले यात्रा करने वाला अंग्रेज कौन था? ये रॉल्फ फिंच था, रॉल्फ फिंच। तो रॉल्फ फिंच क्या था? सबसे पहले यात्रा करने वाला। ये कब किया था? अकबर के समय में इसने यात्रा किया था। 1583 से 1586 ईस्वी में इसने यात्रा किया था। दूसरा कौन था? ये हाँ, 1586 ईस्वी में किया था। दूसरा कौन सा? ये था हॉकिंस। हॉकिंस 1608 से 1611 ईस्वी में। और आपका ये सर थॉमस रो 1615 से 1619 में, और मनुची 1653 में से 1708 में। तो ये याद रख लेंगे ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका सीक्वेंस क्या हो जाएगा? पहले रॉल्फ फिंच आया था, फिर कौन सा आया था? हॉकिंस आया था, फिर थॉमस रो आया था, थॉमस रो के बाद मनुची आया था। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, पहले रॉल्फ फिंच होगा, तब हॉकिंस होगा, तब फिर ये होगा, फिर 4 नंबर का ये होगा। तो ये याद रख लेंगे। अब देखिए मुगल कालीन विविधि देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अभी देखिए मुगल काल में लास्ट में जो चैप्टर आएगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसमें हम पूरा मुगल काल करेंगे और शिवाजी का जितना भी है वो सब पूरा करेंगे। तो वो लास्ट वाला जो अभी ये 11 नंबर 11 ही वीडियो आएगा यहाँ पर, ये मिडाइवल हिस्ट्री में। इसके बाद आपका मिडाइवल हिस्ट्री पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मुगल काल विविध, या यहाँ पर देखिए हेमू और हेमराज। ठीक है, ये कौन था? ये कौन था? ये क्या था? रेवड़ी में सोरे का व्यापारी था। ये रेवड़ी में सोरे का क्या करता था? व्यापारी। तो ये सोरा क्या होता था? सोरा मतलब पीने वाला, सोरे का व्यापारी था ये। याद रखे हेमू और हेमराज, इसका मतलब नाम क्या था? और बक्काल इसका नाम बोला जाता था। इस्लाम शाह की सेवा में मतलब आया था। इसे इस्लाम शाह की सेवा में ये इस्लाम शाह के आदिल शाह के समय सम्मान और कद और बढ़ा, वजीर और सेनापति ये बन गया था। कौन? ये हेमू या हेमराज। अब यहाँ पे तरदी बेग को इसने परास्त कर विक्रमादित्य या विक्रमजीत की उपाधि धारण किया था। तो ये याद रखिएगा, हेमू हेमराज या हेमू कौन था? इसने तरदी बेग को परास्त कर विक्रमादित्य की उपाधि या विक्रमजीत की उपाधि धारण किया था। हेमू महान था, ये याद रखिएगा। इस्लाम शाह की सेवा में आया था। तो हेमू बोला जाता है लास्ट हिंदू एम्परर। ठीक है, तो हेमू के बारे में थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। तरदी बेग को इसने परास्त किया था, इस्लाम शाह की सेवा में आया था, आदिल शाह के समय सम्मान और कद बड़ा, वजीर और सेनापति भी बन गया था। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ घटना, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? राणा प्रताप के विरुद्ध हुआ था। अकबर और राणा प्रताप के विरुद्ध हुआ था हल्दी घाटी के युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हिमायू और शेरशाह के विरुद्ध हुआ था। खुसरो का विद्रोह जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। घाघरा का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? ये 1529 ईस्वी में हुआ था। चौसा के युद्ध 39 ईस्वी में हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध, ये याद रखिएगा, क्या? सामूगढ़ का युद्ध 1658 में। अब देखिए यहाँ पर देखिए आमरम क्या था? आमरम विजयनगर में नायकों को राजा द्वारा वेतन के बदले उनकी अधीनस्थ सेना में रख रखाव के लिए दिया गया विशेष भूखंड। तो ये याद रखिए, विजयनगर में ये मध्यकालीन विविध है। मध्यकालीन में जो नायकों को राजा द्वारा वेतन के बदले उनकी अधीनस्थ सेना में रख रखाव के लिए क्या दिया जाता था? भूखंड दिया जाता, तो उसको आमरण कहते थे। विजयनगर साम्राज्य की बात करें। मकोसा क्या होता है? मराठा शासक में चौथ की आय का 66% मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था। मकोसा, ये याद रखिएगा। ठीक है, मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए 66% दिया जाता, चौथ की आय का 66% दिया जाता था, ये याद रखेंगे। सूरत बंदरगाह क्या बोला जाता था? बाबुल मक्का या मक्का का द्वार। देखिए हर चीजें लगभग एक दो बार रिपीट हो रही है, तो वो आपके लिए है कि आपका रिवीजन भी हो रहा होगा। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? प्रसिद्ध भारतीय हीरे कोहिनूर के संबंध में जानकारी देने वाले विदेशी यात्री का नाम क्या था? ट्रेनवियर। जो अभी हमने ट्रेनवियर के बारे में पढ़ा था, तो इसने क्या किया था? कोहिनूर के हीरो के बारे में जानकारी दिया था। अब यहाँ पर आपका
भारतीय व्यापारिक जहाजों पर काम करने वाले कर्मचारी को क्या कहा जाता था? तो मौलिम कहा जाता था। अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय जो व्यापारिक जहाज है उस पर काम करने वाले कर्मचारी क्या होते थे? मौलिम कहते थे। मौलिम क्या करते थे? मल्लुम तारों और सूर्य की स्थिति का पता लगाते थे। मतलब उस समय के जो आपका किस तरफ से जहाज जाना, कौन सी दिशा से जाना है, तो वो सब ये करते थे, मौलिम करते थे। ठीक है, तो क्या करते थे ये? किसका यंत्र करते? तो गोलाकार यंत्र का प्रयोग करते थे। मराठों के होलकर वंश की शासिका थी अहिल्याबाई। तो मराठों के होलकर वंश की शासिका कौन थी? अहिल्याबाई थी, ये याद रख लेंगे। मराठा छत्रपति राजा राम की पत्नी का नाम क्या था? ताराबाई इनकी पत्नी का नाम था। गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी, ये कौन थी? दुर्गावती थी। गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका कौन थी? ये दुर्गावती थी। अब यहां पर देखते हैं गुरु नानक। देखिए गुरु नानक, अगर हम गुरु नानक की बात करते हैं, अब देखिए सिख संप्रदाय में देखते हैं पूरी तरह से कि ये जो सिख संप्रदाय है इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें देख लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले जो सिख संप्रदाय की स्थापना से संबंधित है गुरु नानक के बारे में देखते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी नानक साहब, वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। जो ननकाना साहब है, ननकाना साहिब वर्तमान में कहाँ है? पंजाब प्रांत में है। ननकाना साहिब जिले में स्थित है। पूर्व में शेखपुरा जिले का भाग था। ठीक है, वर्ष 2019 में गुरु नानक की 550वीं जयंती प्रकाश पर्व का आयोजन किया गया था, ये याद रखिएगा गुरु नानक के बारे में। मृत्यु कब हुई थी? 1539 में डेरा बाबा करतारपुर में हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुआ था? डेरा बाबा करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई थी 1539 ईस्वी में। कथन क्या था इनका? कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पहचानता, क्योंकि दूसरे लोक में कोई जात ही नहीं है। शिक्षाएं क्या थी इनकी? एकेश्वरवाद में विश्वास और निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर ये बल देते थे। कौन? गुरु नानक जी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे और निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। प्रमुख यहाँ किनकी रचनाएं क्या थी? तो प्रमुख रचनाएं क्या थी, ये इंपॉर्टेंट है इनकी रचनाएं। तो यहाँ इनकी प्रमुख रचनाएं जपजी साहिब, तो जपजी साहिब इनकी रचना थी। 12 माह इनकी रचना थी। और दखनी ओंकार इनकी रचना थी। कौन सी? दखनी। ये तीनों रचनाएं याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं विशेषतः, सिकंदर लोदी 1489 से 1570 तक शासन किया था। इस समय सिख धर्म की स्थापना इन्होंने किया था सिकंदर लोदी के समय में। अब देखिए गुरु का लंगर नामक मुक्त सामुदायिक, जो मुफ्त सामुदायिक मतलब फ्री में नहीं खाना खाया जाता, और की शुरुआत किया था इन्होंने। उदासी नामक धर्म प्रचार का प्रारंभ किया था। किस नाम से? उदासी नामक धर्म प्रचार का प्रारंभ किया था इन्होंने। संसार के 9 क्षेत्रों 9 खंड में यात्रा किया था इन्हें। संसार के 9 क्षेत्रों में इन्होंने यात्रा किया था। तो गुरु नानक के बारे में इतने फैक्ट हैं, इन फैक्ट को याद कर लीजिए। अब देखिए गुरु नानक के बारे में आगे, इसके बाद गुरु सिख परंपरा आ गया। दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद। इनके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इनकी लिपि क्या थी? तो ये इनकी लिपि क्या थी? गुरुमुखी लिपि के ये जनक माने जाते हैं। तो ये याद रख लेंगे, गुरुमुखी लिपि के जनक कौन माने जाते हैं? तो गुरुमुखी लिपि के जनक गुरु अंगद। स्थानीय भाषा में गुरु नानक ने अपने उपदेशों का संकलन किया था। किसने? गुरु अंगद ने अपने भाषा का संकलन किया था स्थानीय भाषा में। मूल नाम भाई लहना था। गुरु नानक द्वारा उत्तराधिकारी द्वितीय सुख सिख गुरु नियुक्त। यहाँ पर जितने भी आपको फैक्ट दिख रहे होंगे सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो यहाँ गुरुमुखी लिपि अगर पूछे तो गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद। स्थानीय भाषा में उपदेशों का संकलन गुरु अंगद। मूल नाम भाई लहना। गुरु नानक द्वारा उत्तराधिकारी द्वितीय सुख गुरु नियुक्ति हुए थे। अब यहाँ पर देखते हैं गुरु अमरदास देखते हैं। तो गुरु अमरदास क्या? धार्मिक साम्राज्य को 22 गद्दियों या मनाजियों में बांटा। किन्होंने बांटा? इन्होंने ही बांटा। तो ये आईएएस 1996 में क्वेश्चन पूछा गया था कि धार्मिक साम्राज्य को 22 गद्दियों या मनाजियों में किसने बांटा? तो गुरु अमरदास ने बांटा, ये याद रखिएगा। सिख विवाह परंपरा आनंद कराज, वो आनंद कारज याद रख लेंगे।
आनंद कारज और सरल विवाह पद्धति पलवन प्रचलित किया था। तो ये किसने प्रचलित किया था? गुरु अमरदास ने प्रचलित किया था। क्या प्रचलित किया था इन्होंने? इन्होंने प्रचलित किया था ये सिख विवाह परंपरा, आनंद कारज और विवाह पद्धति पलवन। देखिए थोड़ा सा जो भी मैं कंटेंट लाता हूँ थोड़ा सा टफ होता है, मतलब मैं सोचता हूँ कि अगर आप सिंपल ही पढ़ेंगे तो वो तो सिंपल सभी कर लेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा टफ चीजें पढ़ेंगे तो क्या होता है, वो अगर पेपर में आ जाता है, अगर उसको आप सही कर लेते हैं तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा। यहाँ पर गुरु रामदास के बारे में बात करें। देखिए इन सबका जो फैक्ट है ये सभी फैक्ट आपके पेपर में पूछा गया है। अमृतसर मूल नाम रामदास, रामदासपुर, तो याद रखिएगा मूल नाम क्या था? रामदास, अब अमृतसर पड़ गया। की स्थापना किसने किया था? गुरु रामदास ने। इन्होंने अकबर द्वारा प्रदान की गई 500 बीघा जमीन पर गुरु पद को, मतलब 500 बीघा जमीन पर वही जो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर बना है जहाँ पे, उसी को दान दिया था। तो अकबर द्वारा जो प्रदान की गई कितनी 500 बीघा जमीन इनको प्रदान किया था, उसी पर अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर वही बसाया गया था। तो याद रखिए अमृतसर मूल नाम रामदासपुर। गुरु पद को किसने पत्रिक किया था? गुरु रामदास ने गुरु पद को पत्रिक बना दिया था। अब देखिए गुरु अर्जुन देव जी के बारे में याद रख लेंगे। ये आदि ग्रंथ का संकलन, ये इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन किए थे। अमृतसर में दरबार साहिब श्री हरि मंदिर साहिब की स्थापना किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। तो गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था? अमृतसर में दरबार साहिब और श्री हरि मंदिर साहिब की स्थापना किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। तरन तारन और करतारपुर नगर बरसाए थे किसने? गुरु अर्जुन देव ने। विद्रोही मुगल राजकुमार खुसरो की सहायता करने पर जहांगीर द्वारा कैद और फांसी दे दी गई थी। ठीक है, वहां पर शायद हमने गुरु अंगद बता दिया था। ठीक है, तो गुरु अंगद जिससे वहां पर जो खुसरो का विद्रोह हुआ, वो खुसरो वाला बता दिया था शायद, वो नहीं तो खुसरो वाला ये है। ठीक है, तो याद रखेंगे विद्रोही मुगल राजकुमार खुसरो की सहायता करने पर जहांगीर द्वारा इनको फांसी दे दी गई थी, ये याद रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हरगोबिंद। हरगोबिंद 1606 से 1644 में अकाल तख्त की स्थापना इन्होंने किया था। सिखों को एक लड़ाकू जाति में इन्होंने बदल दिया था। जो सिख लड़ाकू जाति में किन्होंने बदला था? हरगोबिंद ने बदला था। अमृतसर की रक्षा हेतु लौह गढ़ किले का निर्माण करवाया था। अब देखिए ये भी आईएएस में आपका पूछा गया था। तो पीरी और मीरी क्या था? आध्यात्मिक और सांसारिक प्रभुत्व के पूरक दो दो अस्त्र थे। दो अस्त्र कौन थे? पीरी और मीरी थे, जो आध्यात्मिक और सांसारिक प्रभुत्व के पूरक थे, ये याद रखेगा। कीरतपुर साहिब नामक नगर की स्थापना किया गया था इन्हीं के द्वारा। गुरु हर सहाय, ये याद रखिएगा। दारा सिकोह का समर्थन इन्होंने किया था। किसका? गुरु हर सहाय दारा सिकोह का समर्थन किया था। औरंगजेब के बुलावे पर पुत्र राम राय को भेजा था। बुलावे पर पुत्र राम राय को भेजा था गुरु हर सहाय ने। ठीक है, इन्होंने किसका को सहायता किया था? दारा सिकोह। देखिए कई चीजें, दो चीज, अगर दारा सिकोह का सहायता पूछे गुरु हर्ष राय, अगर पूछे खुसरो की सहायता किसने किया था, तो खुसरो की गुरु अर्जुन देव ने किया था खुसरो की सहायता। अब यहाँ पर देखते हैं गुरु हर किशन। गुरु हरकिशन सबसे कम अवधि 8 वर्ष से कम आयु में चेचक से मृत्यु। इनको बाल गुरु भी कहा जाता है, उपनाम बाल गुरु है गुरु हरकिशन को। गुरु तेग बहादुर की बात करें, आनंद साहिब की स्थापना इन्होंने किया था। किसने? गुरु तेग बहादुर ने। किसानों का नेतृत्व और कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए संघर्ष किसने किया था? गुरु तेग बहादुर ने किया था। आगरा, प्रयाग, बनारस, सासाराम, पटना, मुंगेर, ढाका और असम की यात्रा की और इस्लाम न स्वीकार करने पर औरंगजेब द्वारा मृत्यु दंड दे दिया गया था। किसको? गुरु तेग बहादुर जी को। शहीद स्थल पर शीशगंज साहिब गुरुद्वारा, चांदनी चौक, दिल्ली, याद रखिएगा यहीं पर है। अब यहाँ पर देखते हैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह धर्माचाल पाहुल का प्रवर्तन,
ठीक है, तो याद रखेंगे धर्माचार्य पाहुल का प्रवर्तन किसने किया था, इन्होंने किया था। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब बिहार में हुआ था, याद रखिएगा पटना में हुआ था इनका गुरु गोविंद सिंह का जन्म। रचनाएं क्या थी, जफरनामा, विचित्र नाटक और चंदी दीवार इनकी रचनाएं थी। खालसा की स्थापना पूछा जाता है किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। बहादुर शाह फर्स्ट से संधि और एक बड़ा मनसब प्राप्त किया था, उसके साथ दक्षिण अभियान पर गए थे, तो ये याद रखिएगा। नांदेड़ महाराष्ट्र में अफगान सरदार द्वारा हत्या कर दिया गया था, इसमें नांदेड़ महाराष्ट्र में अफगान सरदार द्वारा हत्या कर दिया गया था। निर्मल की स्थापना सिख शिक्षकों को दी जाने वाली पदवी, ठीक है, इसकी स्थापना किया था इन्होंने। किसका, निर्मल की स्थापना किसने किया था, ये गुरु गोविंद सिंह ने किया था। 5 ककार, कड़ा हुआ, कृपाण हुआ, कंगा हुआ, केस हुआ और कच्छा का प्रयोग अनिवार्य कर दिया था, किसने अनिवार्य कर दिया था, गुरु गोविंद सिंह ने। कड़ा, कृपाण, कंघा, केस और कच्छा, ठीक है, इसका किसने अनिवार्य कर दिया, गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। अब याद है, नाम के साथ सिंह और कौर लगाने का प्रचलन प्रारंभ किया था, कि आप नाम के साथ सिंह लगाइए और कौर लगाइए। ये किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने। तो ये जितने भी फैक्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ सकता है यहाँ से। तो बस आज के लिए बस इतना ही यहाँ पर। तो इतना आज जो भी आपको पढ़ा इसका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी आपका घटना चक्र है वहाँ से क्वेश्चन करिए, आपको लगभग सभी क्वेश्चन आ जाएगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अगर नए होंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।